हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। थोड़ा बच्चों लाइट में और कंडीशंस ऐसी नहीं थी, बारिश बहुत ज़्यादा हो गई तो वीडियो थोड़ा डिले हो गई। इसके लिए आप माफ़ी चाहता हूँ मैं आपसे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के कंप्लीट फॉर्मूला रिवीजन, जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। और अब हम जो इसमें देखेंगे वो देखेंगे जो भी एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से और इधर उधर से जो भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों से रिलेटेड हम क्या करेंगे, पूरे कंसेप्ट करेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। दो दोस्तों को शेयर ज़रूर करें जो पढ़ने वाले हैं, अच्छा कंटेंट ढूंढ रहे हैं। और आपका एक लाइक शेयर और कमेंट इस चैनल के आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम आप शेयर कीजिए। तो आप अगर चाहते हैं हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। आपका गूगल पे जो हमारा नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, या आप अबाउट में जाके देख सकते हैं और अपना कुछ सपोर्ट यहाँ प्रोवाइड करा सकते हैं। बाकी आपको अगर किसी टॉपिक में भैया दिक्कत है, चाहे नीट से रिलेटेड है या वो जेई से रिलेटेड है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम क्या कहते हैं उस पर आपके लिए जल्दी जल्दी कोई वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसा कि आप सभी को पता है इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट है आपका जब किसी भी कंडक्टर में चार्ज फ्लो हो रहा है, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। ये सिंबल है, स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट भी इसकी एम्पियर हो जाएगी, डायमेंशन भी इसकी एम्पियर हो जाएगी। कैलकुलस अप्रोच अगर आप देखें तो जो हमारी करंट है dq/dt है, इसको थोड़ा सा रिवर्स करें तो जो आई टी ग्राफ का जो हमारा एरिया होगा वो हमारा चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। अब जो हमारी एनसीईआरटी के कुछ हिडन पॉइंट है, जैसे जो लाइटनिंग है बच्चों, ये फ्लो ऑफ चार्ज है बिटवीन टू क्लाउड। ठीक है, ये एनसीईआरटी के आपको इंट्रोडक्शन में मिलेगा। ट्रांजिट करंट फ्लो होती है हमारी क्लाउड से अर्थ के बीच में। और 3 ऑर्डर दिए हैं जनरली कि जो डोमेस्टिक में हमारी करंट कितनी होगी, लाइटनिंग में कितनी ऑर्डर होगी और नर्व्स में कितनी होगी। तो वो मैंने आपके सामने ये डेटा लिखा है, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो आपके एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठी हुई आ रही हैं, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की इसके बाद ज़रूरत नहीं है। तो इलेक्ट्रिक करंट बच्चों 3 तरह की होती है। जनरली आप ये कह सकते हो 3 ऐसे कॉज हैं जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट कर सकते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और व्हेन वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। ठीक है, और तीनों में क्या है, देखिए यहाँ पर तो एन, यहाँ पर नंबर ऑफ चार्ज है, तो चार्ज के टर्म में डिफाइन करेंगे तो ट्रांसलेटरी। और रोटेटरी में जो टी है बच्चों, पे टी को आपको अगर रोटेशन हो रहा है तो टाइम पीरियड डिफाइन करना पड़ेगा, 2πr/v, वो हमने डिफाइन कर दिया। और लास्ट वन जो वोल्टेज अप्लाई किया। ये 3 मेथड हैं आपके जनरली चार्ज को या इलेक्ट्रिक करंट को क्रिएट करने के। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है ओम्स लॉ। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, कोई फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं हो रही है, तो किसी भी कंडक्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों, वो करंट के प्रोपोर्शन होती है, जहाँ से ये रिलेशन निकल के आता है। ठीक है, इसको और डिटेल में अगर आप देखें तो आप देखेंगे ये वाली जो फॉर्म है इसको आप स्केलर फॉर्म भी कह सकते हैं, ओम्स लॉ की स्केलर फॉर्म। और बाकी ये 2 फॉर्म जो हैं इसको आप वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ कहते हैं। ठीक है, और आगे डिस्कस करें तो v और i के बीच में ग्राफ खींचें अगर हम, तो ये जो है ये स्लोप को दिखाता है, ये कोई थीटा एंगल है। तो यहाँ से आप देखें तो ये y=mx टाइप का ग्राफ है, जो हमें इस फॉर्म में हम इसको बनाते हैं। तो अगर मान लीजिए 2 ग्राफ हैं आपके पास v और i के बीच में, a और b, आपसे पूछा जाएगा कि भैया बताइए किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, किसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं, जैसे ही आप i से v की तरफ बढ़ेंगे तो आपका स्लोप बढ़ेगा तो जो b का हमारा रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा। और आपको पता होगा किसी भी कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो जिसका रेजिस्टेंस बढ़ा उसका टेम्परेचर भी बढ़ा। और वहीं पर अगर हम एक्सिस बदल दें तो फिर इस साइड को आने में आपका बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं सर a का बड़ा b से और a का आपका टेम्परेचर बड़ा b से। ठीक है, ये चीज़ें काफ़ी बार रिपीटेड हैं, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे बोर्ड हो। ठीक, आगे देखें ओम्स लॉ के हिसाब से हमने 2
तरह के रेजिस्टेंस बांटे, एक है ओमिक, एक है नॉन ओमिक। ऐसे रेजिस्टेंस जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ऐसे रेजिस्टेंस जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे उसको हम बोलते हैं ओमिक, और जो हमारे ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, डू नॉट फॉलो, उसको हम बोल देते हैं नॉन ओमिक। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे तो V और I का जो ग्राफ आएगा बच्चों वो हमेशा लीनियर ग्राफ आएगा, और इस केस में नॉन लीनियर ग्राफ आएगा। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़ें, अगर इसके एग्जाम्पल देखें, जो भी कंडक्टर हैं हमारे मेटल हैं ये लगभग हमारे ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। वहीं पर अगर आप पीएन जंक्शन डायोड है, ट्रायोड है और बहुत सारे सेमीकंडक्टर हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, तो उसको नॉन ओमिक भी कहते हैं। तो जैसे आपने ओम्स लॉ पढ़ा वहाँ से एक नई चीज़ निकल के आई, रेजिस्टेंस। तो बच्चों रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर में करंट को अपोज करने की कितनी पावर है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, या आप बोल सकते हो अपोजिट करने की जो टेंडेंसी है किसी भी कंडक्टर के पास वो रेजिस्टेंस है। अगर आप ओम्स लॉ का डेरिवेशन करेंगे बच्चों तो जो रेजिस्टेंस की हमारी वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है m/n² टाउ, n² टाउ L/A। ठीक है। दूसरी बात, इसमें कई बार पूछा जाता है, रेजिस्टेंस की यूनिट तो आपकी पता ही होगी, ओम होगी। रेजिस्टेंस जो है हमारा वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। दोनों को अगर आप कंबाइन करेंगे तो एक हमारा कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी के साथ हम L/A भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है जो रेजिस्टेंस आपका वो किस पे डिपेंड करेगा, वो लेंथ पे डिपेंड करेगा, या आप कह सकते हैं सर वो ज्योमेट्रिकल फैक्टर पे डिपेंड करेगा। अगर आपसे पूछा जाए किस किस पे करेगा, लेंथ पे करेगा, एरिया पे करेगा, टेम्परेचर पे करेगा। किसी भी कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है, और अगर उसकी कोई आपसे वैल्यू पूछे किसी T टेम्परेचर पर, अगर 0 डिग्री पर R0 है तो अल्फा डेल्टा T उसकी वैल्यू है। यहाँ से आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है। बहुत बार आपसे क्वेश्चन रेजिस्टेंस और लेंथ और मास से आते हैं तो L²/m से आप इसको निकाल सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। किसी भी वायर के लिए जो ये रिलेशन है लेंथ और मास के टर्म में ये रहेगा। और मैं अगर आपको एक रिलेशन और बताऊं, अगर आपका पुराना रेजिस्टेंस R था, आपने n टाइम उसको स्ट्रेच कर दिया, n टाइम स्ट्रेच कर दिया, तो आपका जो न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा बच्चों n²R हो जाएगा। जबकि जो रेजिस्टिविटी है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वो लेंथ शेप साइज पे डिपेंड नहीं करती, वो हमारी सेम वैल्यू देगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो रेजिस्टेंस में जनरली हमारा और क्या है, रेजिस्टेंस में कुछ ग्राफ मिलेंगे आपको। वो ग्राफ क्या है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि किसी टेम्परेचर पे टेम्परेचर बढ़ाने में क्या इफेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस पे, उसका वेरिएशन बताइए, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ से इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं, और ये जो वैल्यू होगी ये आपकी R0 होगी। इसी को हम लिखते हैं RT टेम्परेचर पे R0 1 + अल्फा डेल्टा T। अगर किसी मेटल के लिए या आपसे पूछा जाए कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस पूछ दे या रेजिस्टिविटी पूछ दे, इसका ग्राफ बनाओ रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का, तो बच्चों इनिशियली तो थोड़ा सा लीनियर होता है लेकिन बाद में ऐसे एकदम से बढ़ता है। इसलिए कंडक्टर के लिए जो हमारा रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, चाहे रेजिस्टेंस पूछे यहाँ पे या रेजिस्टिविटी पूछे। अगर रेजिस्टिविटी आपके टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में सेमी कंडक्टर की पूछ ले तो सेमी कंडक्टर का जो ग्राफ होगा वो हमारा जनरली ऐसे डिकेइंग नेचर का होता है। तो सेमी कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है। वही बात अगर नाइक्रोम की करें, जो कि आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, तो नाइक्रोम के लिए ऐसी एक सीधी सी लाइन बनती है। ठीक है। तो ये कुछ ग्राफ थे जो आपको आने चाहिए। आगे चलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी अभी हमने देखा R = ρL/A था, तो यहाँ से रो की वैल्यू आ जाएगी RA/L। तो बच्चों ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो आपके शेप साइज और किसी भी ज्योमेट्रिकल चीज़ों पे डिपेंड नहीं करेगी। अगर कोई पूछेगा तो डिपेंड किस पे करेगी? ये करेगी नेचर ऑफ कंडक्टर पे। ठीक है, नेचर ऑफ कंडक्टर पे, ठीक, और टेम्परेचर पे।
तो अगर किसी को आप स्ट्रेच करते हैं तो आप क्या कह सकते हैं कि उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो आपकी सेम रहेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन इस बार जेईई में, नीट में हर बार पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी कितनी है। भाई जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा, जिसमें करंट सबसे कम, उसकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। तो इंसुलेटर का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद एलॉय का होता है बच्चों, उसके बाद सेमीकंडक्टर का होता है, उसके बाद लास्ट में मेटल का होता है। ठीक है, आगे अगर आप और बात करें इसमें रेजिस्टिविटी, जैसे रेजिस्टेंस का रिलेशन देखा आपने, वैसी रेजिस्टिविटी का भी ये रिलेशन होता है रो के टर्म में, रो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात समझने की ये है, जो रेजिस्टिविटी है इसको आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है जी, अच्छा जी। अब हमारा यहाँ पर ध्यान देना, इसकी यूनिट तो आप निकाल ही सकते हो। जो रेजिस्टिविटी है बच्चों, कई बार आपसे रेजिस्टिविटी में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्ट्रेचिंग में ये डिपेंड करती है नहीं करती, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्ट्रेच करने पर रेजिस्टिविटी सेम रहती है। आगे देखें, रेजिस्टेंस से रिलेटेड है कंडक्टेंस। अगर आप रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस कर लें तो कंडक्टेंस निकलेगा, वहीं अगर आप रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी कर लेंगे तो कंडक्टिविटी निकलेगा। कभी कभी डायमेंशन में आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ करंट इन मेटल। जब ओम लॉ का आप डेरिवेशन करते हैं बच्चों, तो ओम लॉ में आप देखते हैं कई बार आपसे पूछा जाता है, सारे जो टर्म हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ये सारी चीज़ें ये यहीं से निकलती हैं। ठीक है, तो होता क्या है, अगर आप ओम्स लॉ का डेरिवेशन करे हैं तो करंट की वैल्यू आती है NeAVD, ये आपकी तैयार होनी चाहिए। ठीक है, और इसी को सॉल्व करके हमारा आता है J = सिग्मा E, और वहीं R की जो वैल्यू आती है वो आती है m/ne² टाउ L/A। ये सब ओम्स लॉ से आता है, ओम्स लॉ के डेरिवेशन से निकल के आती हैं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, अब किसी भी मेटालिक में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, अंडर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप क्या देखेंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते हैं कहाँ को, इन कर्व पाथ। हमेशा ध्यान रखना, पहले तो रैंडमली स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे वो कर्व पाथ में मूव करेंगे, और कहाँ से कहाँ करेंगे, फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, लोअर टू हायर पोटेंशियल। तभी तो हम इसको कहते हैं ना, ड्रिफ्टिंग हो रही है पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक फील्ड हायर टू लोअर पोटेंशियल होता है। ठीक है, यहाँ पर ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब इससे कुछ जो टर्म अराइज होते हैं, जैसे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये जो VD है इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूले हैं डिफरेंट वो मैंने सारे लिख दिए हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एरिया का जो रिलेशन है ये तभी वैलिड है जब करंट स्टेडी हो या जो नंबर डेंसिटी है वो कांस्टेंट हो। अगर इन दोनों में कंडीशन कोई भी नहीं दी है तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होना, बहुत ज़्यादा ड्रिफ्ट होंगे, तो वहाँ से एक नया टर्म निकलता है मोबिलिटी, और सभी बच्चे मोबिलिटी की डायमेंशन निकाल के एक बार देखेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बच्चों अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, आप कह सकते हैं माइनस चार्ज से प्लस की ओर होती है। ठीक है, और अगर आप डायमीटर को या एरिया को डबल करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता है। आगे चलते हैं, ये ऑलरेडी मैं ग्राफ आपको डिस्कस कर चुका हूँ तीनों। इसमें एक बात और ध्यान रख लीजिए, जो हमारा कंडक्टर है उसके लिए जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है बच्चों, ये पॉजिटिव होता है, और इन दोनों के लिए नेगेटिव होता है। इसके लिए थोड़ा कम नेगेटिव होता है, इसके लिए थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव। दूसरी बात, जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। अच्छा, इसके लिए नेगेटिव रहने दीजिए, ये मैंने इंसुलेटर समझा। और इसके लिए रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का ग्राफ 1 टेम्परेचर करके होता है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है इस क्वेश्चन में, मैंने आपको बताया टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि हम 100 डिग्री से 80 कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर हम घटा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। एक क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि कूल किया गया, कूलिंग करेंगे तो क्या होगा, तो कूलिंग कर रहे हैं, किसी का टेम्परेचर घटा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस इसका फिर क्या हो जाएगा, घटेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुछ यूज हैं, जैसे स्पेसिफिक यूज है आपके किसी भी कंडक्टिंग जो मटेरियल हैं, जैसे कि फ्यूज वायर है। आपने देखा होगा आपके डोमेस्टिक जो अप्लायंसेस हैं उसमें फ्यूज वायर लगती है, और फ्यूज वायर की रेजिस्टिविटी ज़्यादा हाई होती है।
टिन और लेड का बना हुआ होता है, जिसका कॉम्बिनेशन भी मैंने लिख दिया, और इसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जिसका मेल्टिंग पॉइंट स्मॉल होता है। जिस रेडियस का आपने फ्यूज वायर लगाया है उस पर 3/2 पे डिपेंड करेगा और लेंथ के इंडिपेंडेंट होगा, इसलिए जनरली बहुत छोटा सा वायर होता है। आगे देखें, बल्ब के फिलामेंट में जो यूज होता है हमारा, वो भी हमारा टंगस्टन का है जो मटेरियल है, जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई रेजिस्टिविटी या कह सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा। और लास्ट में हमारा है रेजिस्टेंस बॉक्स। आपने लैब में देखा होगा बच्चों, ये किससे बनता है, मेड मैग्नीन और कांस्टेंट मॉडरेट इसका रेजिस्टिविटी होता है, ठीक है। जनरली एलॉय से बनता है, ठीक है, जिसका मॉडरेट रेजिस्टिविटी होगा। अब अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कलर कोडिंग ऑफ अ रेजिस्टेंस। कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस में आपको ये रूल याद रखना है, जो मैंने येलो किए हैं वही आपको ध्यान में रखने हैं, रेड वालों को इग्नोर मारना है। और बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ हैव गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो इसको देखेंगे अगर आप, तो इसमें जब आप इसको बच्चों देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे कि जो हमारा गोल्ड सिल्वर नेकलेस है, इसको ये वाली टेबल से इसमें कुछ बैंड होंगे। पहले तो देखो, बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3 और बैंड 4। तो जो लास्ट वाला बैंड है ये टॉलरेंस है, और जो ये वाला बैंड है मल्टीप्लायर है। ये दो पहले फिगर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी हम किसी का कलर कोडिंग लिखेंगे तो फिगर इंटू नहीं, वैसे ही लिखना है, फिगर इंटू मल्टीप्लायर प्लस माइनस टॉलरेंस। और टॉलरेंस जो है बच्चों ये परसेंटेज में होती है कि रेजिस्टेंस में मैक्सिमम एरर कितना है। तो जैसे ये है, अब देखो बी फॉर, मैंने यहाँ पर वो भी लिख दिया नाम और ये भी लिख दिया। बी फॉर क्या हो जाएगा, ब्लैक, ब्राउन, रेड। इसी तरह पे कलर देखेंगे 0 1 2 3 4 5 ये हो गया। और यहाँ पर जो मल्टीप्लायर है 10 के पावर में रहेगा, 10 के पावर 0, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 4, 10 के पावर 5, 10 के पावर 6, 10 के पावर 7, 10 के पावर 8, 10 के पावर 9। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूँ, 10 की पावर इसको -1 दिया है, 10 की पावर -2 दिया है। और जो इसकी टॉलरेंस है, जो लास्ट वाला टॉलरेंस है, वो आपकी सिर्फ और सिर्फ लास्ट 3 के होते हैं। गोल्ड की 5%, ये 10% और इसकी 20%। तो अगर आपको किसी का भी लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले जैसे मान लीजिए पहला कलर रेड है, दूसरा भी रेड है, तीसरा ग्रीन है, चौथा गोल्ड है, ठीक है। तो रेड का जो पहले जो फिगर है, रेड का कितना है 2, तो 2 बार रेड है तो 2 2 ऐसे लिखोगे आप, इंटू नहीं करोगे, इंटू। अब जो तीसरा वाला बैंड है उसमें क्या है, गोल्ड, ग्रीन का मल्टीप्लायर है 10 के पावर 5, तो इंटू में लिख लोगे, प्लस माइनस जो भी टॉलरेंस है गोल्ड की 5%। अगर 3 ही बैंड है तो चौथा को हम 2 कलर का टॉलरेंस दे देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, वैसे तो मैंने इसमें बहुत बड़ी प्लेलिस्ट बना रखी है कि कैसे आप कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस करेंगे, चाहे आप उसको देख सकते हैं। अभी बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको ये बता रहा हूँ। सीरीज में होगा तो R1 + R2, पैरेलल में होगा तो 1/R1 + 1/R2। बड़ा टॉपिक है तो इसको मैं ऐसे डिस्कस नहीं कर पाऊंगा कि कैसे कैसे सर्किट होते हैं। ये मेरे आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट करके आपने पढ़ लिया होगा या पढ़ा होगा। जो हमको फॉलो कर रहे हैं तो उन्होंने पढ़ लिया होगा। बस याद रखना, जो हमारी सीरीज में करंट आपकी सेम रहेगी और जो वोल्टेज होगा वो डिफरेंट रहेगा, और वही पैरेलल में ये कहानी उल्टी हो जाएगी, I डिफरेंट हो जाएगा और V आपका सेम हो जाएगा। आफ्टर देन आप देख सकते हैं बच्चों कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में के बाद इलेक्ट्रिक पावर है, तो बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन जेईई में यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे, नीट में भी पूछे गए। तो इलेक्ट्रिक पावर जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर होता है V × I, या IR रख दें तो I²R या V²/R। तो हीट एनर्जी जो जनरेट होगी किसी भी सर्किट में वो होती है I²RT। टी यहाँ पर टाइम है, इसको हम जूल लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं, जो क्लास 10th में भी पढ़ा होगा आपने और यहाँ भी पढ़ा होगा। अब जो पावर है बच्चों, किसी भी सर्किट में अगर सीरीज में 2 बल्ब जोड़े हुए हैं तो आप कह सकते हैं कि सर सीरीज कॉम्बिनेशन में पावर इतनी होगी और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये होगी। आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर के कंसेप्ट में। तो इलेक्ट्रिक पावर हमारा क्या है, देखिए, चलिए बना ही लेते हैं। ये वाला रहा हमारा इलेक्ट्रिक पावर का कंसेप्ट। अब ये जो क्वेश्चन है ना बहुत फेमस है। जैसे इसमें आपको 4 रेजिस्टेंस दिए हैं, 3 रेजिस्टेंस दिए हैं, ये तीनों सीरीज में हैं। इसके बाद 2 सीरीज में, 1 पैरेलल में है। इसके बाद तीनों पैरेलल में है, ठीक है, तीनों पैरेलल में है। इसके बाद 2 पैरेलल और 1 सीरीज में। अब देखो ये जो केस 1 है बच्चों, केस 1 में आप क्या देख रहे हो,
कि तीनों जो रेजिस्टेंस है वो किस में है, सीरीज में है। तो तीनों सीरीज में हो तो 3R हो जाएगा, और इसमें जो पावर होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, अगर इसमें पावर P1 है। इसी तरह आप इनका अगर रेजिस्टेंस देखें तो केस 1 सीरीज में है तो सीरीज की पावर हमेशा सबसे ज़्यादा होगी, और जो तीनों पैरेलल में है P3, इसकी पावर सबसे कम होगी क्योंकि रेजिस्टेंस सबसे कम है। ठीक है, अब इसके बाद देखें, इसके बाद आप रेजिस्टेंस निकालें तो इस वाले का जो R इक्विवेलेंट होगा, जिसमें 2 सीरीज में है और एक पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा, R 2R, तो 2R/3 हो जाएगा। तो इसमें जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा फोर्थ नंबर वाला, जो हमारा फोर्थ वाला है ये वाला, इसमें हो जाएगा R3R/2, तो फोर्थ वाला दूसरे नंबर पे। तो ये आप रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हमेशा सीरीज वाले का होगा, सबसे कम हमेशा पैरेलल वाले का होगा, और बाकी जो 2 हैं उनमें आप देख लेना कि रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा किसका कम है। तो हमारा फोर्थ वाले का जो, अच्छा ये फोर्थ वाला है, फोर्थ वाले का जो है वो हमारी कम वैल्यू, तो हमारा जो है उसका ज़्यादा हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा आप देख, फोर्थ वाला ज़्यादा है तो इसका हमारा ज़्यादा हो जाएगा, फिर सेकंड वाले का होगा, फिर थर्ड वाले का होगा। आगे चलते हैं सेल एंड सेल कॉम्बिनेशन से। तो सेल आपको पता ही है, आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ, सेल और सेल के जो EMF है बच्चों, EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है ये आप कमेंट करिएगा। तो अगर कोई भी सेल है, जैसे कि सेल ये है, उसके ये माइनस टर्मिनल है, प्लस टर्मिनल है, यहाँ से कोई भी करंट जा रही है, सेल के पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इस केस में जो हमारी टोटल EMF को वर्क डन करना पड़ेगा या पोटेंशियल देना पड़ेगा, एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के खिलाफ देना पड़ेगा, एक इंटरनल के, तो दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे तो ये बन जाएगा। तो यहाँ से आपको करंट की वैल्यू निकल के आएगी E/R+R। तो या इसको अगर आप देखें तो ये ऐसे भी बन सकता है। कुछ पॉइंट, अगर सेल ओपन है तो करंट 0 हो जाएगी, तो E=B। सेल अगर चार्जिंग हो रही है तो ये प्लस में आएगा, अगर डिस्चार्जिंग हो रही है तो माइनस में आएगा। और जनरली किसी भी सेल के लिए जो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, जो भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो EMF से कम होता है। अब सेल के कुछ ग्राफ हैं, जैसे E और R का ग्राफ है तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा क्योंकि EMF R पे रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता ही नहीं है। और V और R का अगर देखो तो V और R का क्या आ जाएगा, जैसे ये है, ये हमारा पॉइंट है, तो यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो हमारा E की वैल्यू है, ये जो E की वैल्यू है ये आपकी ऐसे आ जाएगी, और यहाँ पर जो ये वैल्यू है E/2 आ जाएगा, और ये R=R होगा। तो ये हमारा E और R पे डिपेंडेंसी है। थर्ड वन जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपसे V और I में पूछा जाएगा, तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन जैसा है जिसका स्लोप नेगेटिव ऑफ स्मॉल r है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब सेल के कॉम्बिनेशन है, या तो आप सीरीज में ऐड करेंगे या पैरेलल में ऐड करेंगे। तो दोनों को अगर आप सीरीज पैरेलल में ऐड करते हैं तो सीरीज की तो ये कहानी है, EMF को आप सम कर दो अगर ये सेम फैशन में है। अगर इसमें होता एक अपोजिट हो जाता, जैसे कि एक ऐसे है और दूसरा वाला जो हमारा सेल है वो ऐसे हो जाता, फिर हमें क्या करना पड़ता, पोलैरिटी के हिसाब से इसको सम करना पड़ता, यह आ जाता E1 - E2। ठीक है, R इक्विवेलेंट तो वही रहता। वही पैरेलल में देखेंगे तो पैरेलल का थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है, E=R इक्विवेलेंट, E1/R1 E2/R2, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। अगेन इसमें बच्चों अगर अपोजिट फैशन होता है तो आपको फिर नेगेटिव करना पड़ेगा। तो जैसे आपसे कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि N सेल आपके पास जुड़े हुए हैं तो करंट निकालो, तो भैया जो I की वैल्यू है वो हो जाएगी टोटल EMF, तो N सेल का EMF हो जाएगा, अगर N सेल आपके सीरीज में है, मान के चलो N सेल सीरीज में है, तो जो हमारी करंट हो जाएगी वो हो जाएगी N टाइम E/R प्लस N टाइम्स R। ठीक है, और वही अगर M सेल आपके पैरेलल में है, M सेल किस में है, पैरेलल में है, तो जो पैरेलल में अगर सेम सेल जुड़े हुए हैं तो उसका EMF तो E ही रहेगा, नीचे हो जाएगा R + R/M। ठीक है, इसको अगर आप मिक्स कॉन्फ़िगरेशन करें कि N सीरीज में है और M पैरेलल में है, तो उस केस में बच्चों अगर आप I निकालेंगे तो वो हो जाएगा N टाइम E/R + NR/M। ये बात आप देख लेना वहाँ पे। आगे जो है 2 सेल के कॉम्बिनेशन में देखिए, ये दोनों सेम फैशन में थे, ये और ये, तो ये आ गया। अब यहाँ पर देखो ये छोटा बड़ा हो गया ना, इसका बहुत बड़ा रोल है, इसमें बड़ा एंड है और इसमें छोटा एंड पहले है, तो जिसमें छोटा एंड पहले था मैंने उसको नेगेटिव कर दिया। वहीं पर अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर 2 सेल आपको दिए हैं जो कि सीरीज में ऐड है,
केस 1 ये है कि R1 आपका R2 से बड़ा है अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल 1 जीरो है। इस सेल 1 के अक्रॉस पोटेंशियल 1 जीरो है तो आपकी जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू यही आएगी हमेशा, और सेम इसका उल्टा अगर दूसरे में होगा तो R2 माइनस R1 आएगी। अगला है किरचॉफ रूल, और किरचॉफ रूल में दो रूल हैं, केसीएल और केवीएल। तो केसीएल कहते हैं कि जो एल्जेब्रिक सम है आपका करंट का वो जीरो होगा किसी भी जंक्शन पे, आने वाली करंट और जाने वाली करंट बराबर होंगी या इन सबका सम जो होगा वो जीरो होगा। जनरली ये जो लॉ है बच्चों ये बेस्ड है ऑन चार्ज कंजर्वेशन। इनकमिंग करंट को आप पॉजिटिव लोगे, आउटगोइंग को नेगेटिव लोगे। वही केवीएल कहता है कि अगर किसी क्लोज लूप में आप वोल्टेज देखो तो वोल्टेज का जो एल्जेब्रिक सम है वो जीरो होगा, या किसी भी क्लोज लूप के जो ईएमएफ है वो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ करंट और उसका जो करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस है उसके प्रोडक्ट के सम के बराबर होगा। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन पे ये बेस्ड है। अब यहाँ पर साइन कन्वेंशन लगाने की बात है। अब दो तरह के कन्वेंशन है आप लगा सकते हैं। अगर आप करंट की डायरेक्शन में चलते हैं, अगर आप यहाँ पे माइनस आई आर लगाते हैं और करंट के अपोजिट प्लस आई आर लगाते हैं तो आपको यहाँ सेल का जो टर्मिनल है पीछे वाला देखना पड़ेगा। इस साइड जाएंगे तो पीछे वाला, इस साइड जाएंगे तो पीछे वाला। ठीक है, छोटे को नेगेटिव। लेकिन अगर आप करंट की डायरेक्शन में आई आर लगाते हैं और करंट के अपोजिट माइनस आई आर लगाते हैं, उस कंडीशन में आपको सेल का पहला वाला टर्मिनल देखना पड़ेगा। इस साइड जाएंगे तो माइनस ई, इस साइड आएंगे तो प्लस ई। ठीक है, मैंने ये डिटेल में कॉम्बिनेशन में आपको कई सारे क्वेश्चन कराए हैं, बस इसको ध्यान में रखना। एनसीईआरटी में पहला वाला है, आपके पास जितनी भी हेल्प बुक होती हैं उसमें दूसरा वाला है। अगर आप करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो आप माइनस आई आर कर रहे हैं तो सेल का लास्ट वाला टर्मिनल देखें, अगर आप प्लस आई आर कर रहे हैं तो पहला वाला टर्मिनल देखें। उसके बाद कहानी है व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? चार रेजिस्टेंस का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो एक ब्रिज के फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है बैलेंस कंडीशन। अगर बैलेंस कंडीशन होती है मतलब इस गैल्वेनोमीटर में आईजी आपकी जीरो होती है तो बच्चों आप इसको हटा सकते हैं। तो अगर आप इसको हटा दें तो आपका ये जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे बन जाएगा? वो बन जाएगा इस तरह से। और अब ऊपर वाले ये दो जो हैं ये और ये आपके सीरीज में हो गए और ये और दो आपके सीरीज में हो गए। फाइनल अगर आर इक्विवेलेंट निकालोगे वो ये निकल के आएगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज कंडीशन है। तो जनरली आपसे आई पूछा जाएगा तो आपको V बाई आर इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। अगर इन केस आपका ये जो सर्किट है बैलेंस है तो आप बैटरी और गैल्वेनोमीटर को एक्सचेंज कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर वाले आर्म में कोई करंट है ही नहीं, इस वाले में कोई करंट है ही नहीं। चाहे आप ये बैटरी यहाँ डाल दो या गैल्वेनोमीटर नीचे डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो अब यहाँ पे देखिए आप, दूसरा ये सेंसिटिव कब होगा, मोस्ट एक्यूरेट कब होगा? जब सारे रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर के हैं, मतलब या तो 100, 200 मतलब सब 100 में ही हो, या तो ऐसे हो। ऐसे वेरी हाई और वेरी लो वैल्यू के लिए ये एप्लीकेबल या वेरी एक्यूरेट नहीं होता है। ठीक है, अब अगर आपका बैलेंस नहीं है व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है, वैसे ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आए हैं, लेकिन अगर बैलेंस नहीं है मतलब इन दोनों का जो रेशियो सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सर्किट को चेंज करेंगे स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन से। तो हम इसके बीच में 3 रेजिस्टेंस बना दिए मैंने PQRS में। तो होगा क्या, हम ये R1, R2 और R3 की वैल्यू निकाल के फिर इसको और इसको रिप्लेस कर देंगे। कैसे निकालेंगे? ये है इनकी वैल्यू। जिस साइड में R1 जुड़ा होगा उसमें जो भी रेजिस्टेंस है उन दोनों का प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट इससे और इन तीनों का सम, 1 2 3। ठीक है, दूसरी बात जैसे हम R2 निकाल रहे हैं तो इसमें और इसका प्रोडक्ट और तीनों का सम। तो ऐसे ही हम इनकी वैल्यू निकाल देंगे, और जैसी वैल्यू निकालेंगे बच्चों उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको हटा देंगे, ये वाले को हटा देंगे। ठीक है, अब इसको जब आप हटा दोगे तो आपका जो ये सर्किट है, मैं इसको हटा के दिखाता हूँ आपको, ये वाला हट जाएगा। अगर आप बताइए ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसको मैंने ऐसे रीड्रॉ कर लिया। अब आपको साफ साफ दिख रहा है ये दो सीरीज में है, ये दो सीरीज में है, और ये इसके साथ पैरेलल जो आएगा वो सीरीज में है। तो आप आर इक्विवेलेंट इजीली निकाल सकते हैं। इसको स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन कहते हैं। अब डिफरेंट फॉर्म है आपके व्हीट स्टोन ब्रिज की भी। जैसे आपके पास ये फॉर्म है, चाहे ये वाला सर्किट हो इसको भी व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं, चाहे ये वाला हो इसको भी व्हीट स्टोन, चाहे ये वाला इसको भी व्हीट स्टोन। मैंने सब में PQRS लिखा है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि ताकि जो कंडीशन है आपकी एक ही जैसी रहे जो आपने अभी देखी थी कि P/Q = R/S। तो इसमें भी PQ
आर एस, इसमें भी पी क्यू आर एस, ठीक है। अब इसमें करंट फ्लो डायरेक्शन कि करंट कहाँ फ्लो होगी। देखो पहली कंडीशन अगर ये बैलेंस होगा तो यहाँ पर और यहाँ पर इसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा, जिससे गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं होगी, तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं हो गई। अगली कंडीशन में अगर P बाई क्यू का रेशियो इस नीचे वाले आर्म के रेशियो से ज़्यादा है तो जो बी है बच्चों, ये आपका D से छोटा हो जाएगा, ठीक है। अगर P बाई क्यू R बाई S से आपका बड़ा हो जाएगा तो आपको करना क्या है, R बाई एस का रेशियो निकालना है। जो भी आपको रेजिस्टेंस दिए हुए हैं उन दोनों का रेशियो निकालना है, P बाई क्यू और R बाई एस, और उन दोनों के रेशियो में देखिए क्या P बाई क्यू R बाई एस से बड़ा है, अगर है तो फिर पोटेंशियल VD का बड़ा हो जाएगा। तो करंट हमेशा कहाँ से बहती है, हाई से लो की तरफ। तो हाई से लो की तरफ अगर करंट बहेगी दैट मीन्स डी से लेके बी की ओर हमारी करंट बहेगी। और वहीं पर मान लीजिए पी बाई क्यू जो है आपका आर बाई एस से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो फिर ये वाली डायरेक्शन होगी। आगे इसी पर बेस्ड हमारा मीटर ब्रिज है। मीटर ब्रिज भी हमारा एक ऐसा अरेंजमेंट है जो व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड होता है, जिसका प्रिंसिपल, और इसमें ये पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, और ये जो 1 मीटर की वायर है इसमें L सेंटीमीटर और ये 100 माइनस L, तो ये बैलेंस कंडीशन हमेशा फुलफिल होती है, इससे आप L की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हो सकता है आपको 2 कैपेसिटर लगा के दे दिए जाए, तो जब भी गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है और एक C1 C2 कैपेसिटर है तो आपका जो R1 बाई R2 है वो C2 बाई C1, ये ऐसे ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। वैसे तो इसमें आप पोटेंशियल का डिफरेंस करके कर सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूला रिवीजन है तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, तो आपको ऐसे करके याद करना है, तो ये कंडीशन फॉलो होगी। 5 अगर आपको कैपेसिटर दे दिए तो आपको करना क्या है, ये कंडीशन देखनी है क्या बैलेंस है। अगर ये बैलेंस है तो आपका जो एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर और ये चौथा कैपेसिटर, इजीली आप इसको C1 C2 C3 C4 करके निकाल सकते हो। पोटेंशियोमीटर जो हमारा आखिरी टॉपिक है, पोटेंशियोमीटर यूज आता है ईएमएफ और वोल्टेज निकालने के काम। और पोटेंशियोमीटर की कंडीशन ये है, जिस वायर से हम पोटेंशियोमीटर बनाते हैं वो वायर में करंट स्टडी या कांस्टेंट होनी चाहिए, एरिया यूनिफॉर्म होना चाहिए, कंपोजिशन उस वायर का यूनिफॉर्म रहना चाहिए। उस केस में इसका एक प्रिंसिपल होता है कि पोटेंशियल ड्रॉप उसके लेंथ के प्रोपोर्शन होता है, जहाँ से कंडीशन निकलती है के क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, और ये के की जो यूनिट है वोल्ट मीटर -1, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होती है। तो अगर इनका ग्राफ बनाएं तो इसका स्लोप जो हो जाएगा वो हमारा के हो जाएगा। तो इसकी जो सेंसिटिविटी है बच्चों, ये जो के है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो स्मॉल होना चाहिए। अगर ये पूरे वायर में स्मॉल होगा, कब होगा, आप अभी देख चुके हैं कि ये के इक्वल टू वी बाई एल है, अगर एल बढ़ाओगे तब ये कम होगा, तो इसलिए लिखा है इंक्रीजिंग बाय लेंथ और डिक्रीजिंग बाय पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये पूछा जाता है, आजकल थ्योरी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो इनको आप तैयार कर लीजिए। ये जनरली हमारा मेन सर्किट होता है, किसी भी पोटेंशियल मीटर का जो मेन सर्किट है वो यही होता है, जिसमें एक सेल लगा रहेगा और उस सेल के जो करस्पॉन्डिंग हमारी ये सारी चीज़ें हैं, ये ए है, ये बी है, और यहाँ पर हमारा चाहे आप इसको ईएमएफ में यूज़ करें, चाहे आप इसको कहीं भी यूज़ करें, ये आपका एक जनरली सेल होता है, एक सेल है इसमें, यहाँ पर भी यूज होता है, ठीक है। तो अब इसके 2 एप्लीकेशन हैं। इस मेन सर्किट से हम दूसरा सर्किट जोड़ के कंपेयर करा देते हैं ईएमएफ। तो इस जॉकी से अगर यहाँ पर हम उस सेल को कनेक्ट करवा देते हैं ऐसे, तो फिर देखते हैं इस जॉकी की हेल्प से जे में कहाँ डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो अगर L1 और L2 पहले सेल की वजह से L1 दूरी पे, दूसरे सेल के से L2 दूरी पे, तो ये रेशियो हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। तो ये तो हमारा सेल का कंपैरिजन हो गया। अगर वहीं आप इसमें देखें कि तुम्हें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस की कंडीशन में फिर हमारा जो फॉर्मूला है वो ये लगेगा, R/2 L1/L2 -1। तो फॉर्मूले में ज़्यादा फोकस करो, अभी मैं इसमें ज़्यादा थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। वहीं पर हम इस सर्किट में वही ऐड करेंगे, ठीक है। एक रेजिस्टेंस बॉक्स की हेल्प से सेल करेंगे जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, तो E/E की कंडीशन देखेंगे तो ये हो जाएगी, इसमें दोनों का वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करके ये निकलेगा। आगे देखें, एक जॉकी शिफ्ट कंडीशन है कि जॉकी जो जे है आपकी, ये कहाँ पर शिफ्ट होती है, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर जैसे आपका
ये जॉकी शिफ्ट कंडीशन है, ये आपका पूरा एक सर्किट है। आपसे कह रहा है कि जैसे कि आर इंक्रीज करोगे या आर इंक्रीज करोगे तो ये किस डायरेक्शन में जॉकी शिफ्ट होगी। तो इसकी कंडीशन ये है, आपने आर इंक्रीज करा तो मेन सर्किट की करंट डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वी ए भी डिक्रीज हो जाएगा। के डिक्रीज हुआ था तो उससे पोटेंशियल डिक्रीज होगा, तो उससे करंट डिक्रीज हो जाएगी। अब न्यूट्रल पॉइंट पे जो हमारा आई है वो बढ़ता है तो के घटेगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर आई बढ़ रहा है तो जॉकी हमारी फिर राइट साइड को या बी साइड को शिफ्ट होगी। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का एक कंसेप्ट है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, करंट इंक्रीज हो रहा है क्योंकि के डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये इसका रिलेशन है। तो जब करंट इंक्रीज होगा तो जॉकी शिफ्ट क्या होगी, उसमें डिफ्लेक्शन फिर राइट साइड को होगा। अगर उसमें करंट डिक्रीज होती तो लेफ्ट साइड को होता। आगे देखें, पोटेंशियोमीटर के कुछ एप्लीकेशन है, जैसे इसको यूज किया जाता है वोल्टेज डिवाइडर, साउंड कंट्रोल, टीवी, और आप कह सकते हैं ट्रांसड्यूसर के फॉर्म में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसको हम कैन बी रिगार्डेड एज आइडियल वोल्ट मीटर। क्यों आइडियल वोल्ट मीटर इसलिए मानते हैं बच्चों इसको, क्योंकि ये हमारा कोई भी करंट नहीं ड्रॉ करता है एट नल पॉइंट। नल पॉइंट मतलब जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं है। स्मॉल पोटेंशियल ग्रेडियंट कब होगा, जब हमारी जो लेंथ है वो ज़्यादा होगी, और जब हमारा ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा, ये कम होगा अगर, तो हमारी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये था हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का फास्ट एंड फ्यूरियस मेथड से फॉर्मूला रिवीजन। आई होप आपने पसंद किया हो, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, हमें मोटिवेट ज़रूर करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।